मेरा नाम शेख शफी अहमद है। मैं गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज पालवंचा में हिंदी अध्यापक हूँ। हमारा भद्राद्री कोत्तगुड़म जिला है। मैं तेलंगाना राज्य से आता हूँ। मैं आज डिग्री के 3rd सेमेस्टर के बच्चों के लिए, तीसरे सेमेस्टर के बच्चों के लिए मैथिली शरण गुप्त, राष्ट्रकवि मैथिली शरण गुप्त द्वारा रचित नवयुवकों से पाठ को पढ़ाने जा रहा हूँ। मैं मैथिली शरण गुप्त का कवि परिचय पहले पढ़ाऊंगा। मैथिली शरण गुप्त भारत के प्रसिद्ध और आधुनिक हिंदी कवियों में से एक है। खड़ी बोली की कवियों को लिखने के, खड़ी बोली के कवियों को कविताओं को लिखने और खड़ी बोली को उपभाषा बनाने वाले ये पहले कवि थे। मैथिली शरण गुप्त भारत के प्रसिद्ध और आधुनिक हिंदी कवियों में एक है। खड़ी बोली कविताओं को लिखने और खड़ी बोली को उपभाषा मानने वाले में वे पहले कवि थे। उन्होंने ये सब उस समय में किया था जिस समय वे में हिंदी कवि ज्यादातर ब्रज भाषा का उपयोग उपभाषा के रूप में करते थे। ज्यादातर कवि ब्रज भाषा को उपभाषा के रूप में मानते समय में खड़ी बोली हिंदी को मानने वाले कवि मैथिली शरण गुप्त जी हैं। इनका जन्म सन 1886 में झांसी के चिरगांव ग्राम में एक संपन्न और प्रतिष्ठित परिवार में हुआ था। इनका जन्म, मैथिली शरण गुप्त का जन्म 1886 में झांसी के चिरगांव ग्राम में, झांसी के चिरगांव ग्राम में एक संपन्न और प्रतिष्ठित परिवार में हुआ था। इनके पिता स्वयं राम भक्त एवं काव्य प्रेमी थे। इनके पिता राम भगवान को मानने वाले और साहित्य प्रेमी, काव्य प्रेमी थे। इनकी प्रारंभिक शिक्षा गांव में ही हुई। इनकी प्रारंभिक शिक्षा गांव में ही हुई। बाल्यावस्था में उन्हें स्कूल जाना पसंद नहीं था। बचपन में उन्हें स्कूल जाना पसंद नहीं था। लखपति का, करोड़पति का बेटा था। एक प्रतिष्ठित संपन्न परिवार में पैदा हुआ था, इसीलिए वह बाल्यावस्था में स्कूल जाना पसंद नहीं करता था। इसीलिए उनके पिता उन्हें घर पर ही पढ़ाने का इंतजाम कर रखा था। उस दिन के जमींदार लोग अपने बच्चों को अपने घर पर ही पढ़ाने का इंतजाम करते थे। इसी तरह मैथिली शरण गुप्त के पिता भी मैथिली शरण गुप्त को अपने घर में ही पढ़ाने का इंतजाम कर रखा था। घर पर रहकर इन्होंने संस्कृत, इंग्लिश और बंगाली का अभ्यास किया था। घर में रहकर उन्होंने अपने गुरु के पास संस्कृत, इंग्लिश और बंगाली का भाषाओं का अभ्यास किया था। उस समय महावीर प्रसाद द्विवेदी उनके विश्वसनीय सलाहकार थे। मैथिली शरण गुप्त के विश्वसनीय सलाहकार महावीर प्रसाद द्विवेदी थे। वे द्विवेदी जी को अपना गुरु मानते थे। मैथिली शरण गुप्त जी द्विवेदी को अपना गुरु मानते थे। 16 वर्ष की अवस्था में इन्होंने कविता लिखना आरंभ किया। 16 वर्ष की अवस्था में मैथिली शरण गुप्त जी ने कविता लिखना आरंभ किया। वे गांधी जी के आदर्शों के अनुगामी थे। वे गांधी जी के अहिंसा, सत्यनिष्ठा, ऐसे बातों से उनका मन गांधी जी की ओर खींच गया और वे गांधी जी के आदर्शों का अनुगामी बन गए। उन्होंने राष्ट्रीय आंदोलनों में भी भाग लिया। उन्होंने हिंदुस्तान के स्वतंत्रता आंदोलन में भी, राष्ट्रीय आंदोलनों में भी भाग लिया। इसके साथ ही वे भारत के तीसरे सर्वोच्च अवार्ड पद्म भूषण से भी
नवाजे जा चुके थे। इन्होंने भारत के तीसरा सर्वोच्च पद्म भूषण अवार्ड से भी इनको नवाजा गया। उनकी किताब भारत भारती आजादी 1912 में आजादी के स्वतंत्रता संग्राम के समय में काफी प्रभावशाली साबित हुई थी। भारत भारती उनकी किताब 1912 में लिखी गई थी। वे हिंदी साहित्य के इतिहास में आजादी की स्वतंत्रता संग्राम के समय काफी प्रभावशाली साबित हुई थी और इस वजह से महात्मा गांधी ने उन्हें राष्ट्र कवि की पदवी भी दी थी। उन्हें राष्ट्र कवि की उपाधि भी दी गई थी। साहित्य पूर्वक कार्य मैथिली शरण गुप्त द्वारा लिखे गए साहित्य पूर्वक कार्य बहुत सी पत्रिकाओं में हिंदी कविताएं लिखकर गुप्त ने हिंदी साहित्य में प्रवेश किया था, जिनमें सरस्वती भी शामिल हैं। 1910 में उनका पहला मुख्य कार्य रंग में भंग था, जिसे इंडिया प्रेस ने पब्लिश किया था। इसके बाद भारत भारती की रचना के साथ ही उनकी राष्ट्रीय कविताएं भारतीय के बीच काफी प्रसिद्ध हुए। साथ ही जो भारतीय आजादी के लिए संघर्ष कर रहे थे, उनके लिए भी यह कविताएं काफी प्रेरणादायी साबित हुई। उनकी ज्यादातर कविताएं हमें रामायण, महाभारत और बुद्ध के समय की दिखाई देती हैं और साथ ही उस समय के प्रसिद्ध इंसानों का चित्रण भी हमें उनकी कविताओं में दिखाई देता है। उनके प्रसिद्ध कार्य साकेत में हमें रामायण के लक्ष्मण की पत्नी उर्मिला का वर्णन भी दिखाई देता है। साथ ही उनकी दूसरी रचना ऐसे यशोधरा में हमें गौतम बुद्ध की पत्नी यशोधरा का वर्णन दिखाई देता है। यशोधरा का वर्णन हमें दिखाई देता है। उनकी 40 से भी अधिक रचनाएं थी। मैथिली शरण गुप्त की 40 से भी अधिक रचनाएं थी। साकेत, रंग में भंग, मातृभूमि, भारत भारती, जयद्रथ का वध, विकट भाट, प्यासी का युद्ध, गुरुकुल, किसान, पंचवटी आदि रचनाएं हैं। इन्होंने अपनी रचनाओं में नवयुवकों को बोझपूर्ण भाषा में प्रेरित किया है। नवयुवकों को इन्होंने अपनी भाषा में बोझपूर्ण, प्रकाशपूर्ण भाषा में वर्णन किया है। उनके अनुसार आज के बच्चे कल का देश का भविष्य है। आज के छोटे बच्चे कल का देश का भविष्य है। सन 1964 को दिल का दौरा पड़ने से साहित्य का यह जगमगाता तारा अस्त हो गया। ये मानवतावादी, नैतिक और सांस्कृतिक काव्यधारा के विशिष्ट कवि थे। इन्होंने मानवतावादी और नैतिकतावादी और सांस्कृतिक काव्यधारा के विशिष्ट कवि थे। इनकी लिखी गई रचना नवयुवकों का कविता के बारे में अब हम जान लेंगे। हे नवयुवकों, हे नवयुवाओं, देश भर की दृष्टि तुम पर ही लगी। हे नवयुवाओं, देश भर की दृष्टि तुम पर ही लगी। है मनुज जीवन की तुम्ही में ज्योति सबसे जगमगी। है मनुज जीवन की तुम्ही में ज्योति सबसे जगमगी। दोगे न तुम तो कौन देगा योग देशोद्धार में। दोगे न तुम तो कौन देगा योग देशोद्धार में। देखो कहाँ क्या हो रहा है आजकल संसार में। देखो कहाँ क्या हो रहा है
आजकल संसार में हे नवयुवकों, देश भर की दृष्टि तुम पर ही लगी है, मनुष्य जीवन की तुम्ही में ज्योति सबसे जगमगी। दोनों दोगे न तुम तो कौन देगा योग देशोद्धार में। देखो कहाँ क्या हो रहा है आजकल संसार में, देखो कहाँ क्या हो रहा है आजकल संसार में। कवि मैथिली शरण गुप्त जी कहते हैं कि हे देश के नवयुवकों, हे देश के नवयौवन युवकों, अब जागो, अब जाग जाओ, तुम्हारी सोने की उम्र नहीं, तुम्हारी नींद जाने की उम्र नहीं, अब जाग जाओ। अब तुम्हारी जागने को बारे में आ गई, अब तुम्हारी जागने की बारी आ गई है। पूरे देश की निगाहें अब तुम पर ही टिकी हुई हैं। अब तुम्हारी जागने की बारी आ गई है, पूरे देश की निगाहें तुम पर ही टिकी हुई हैं। तुम्ही में वो ज्योति स्वरूप प्रकाश जगमगा रहा है। तुम्ही में वो ज्योति प्रकाश का स्वरूप जगमगा रहा है, जो मानव के जीवन को बदल सकता है, जो मानव के जीवन को बदल सकता है। अर्थात अब तुम ही नौजवानों पर सबकी नजरें टिकी हैं। अगर देश कल्याण और जनहित में तुम सहयोग नहीं देगे तो कौन देगा। अगर देश कल्याण और सहयोग में तुम नहीं योग नहीं देंगे तो कौन देगा। सभी लोग अपने मार्ग से भटक गए हैं, देखो जगह जगह क्या हो रहा है। देश के सभी लोग अपने मार्ग से भटक गए हैं, देखो जगह जगह पर क्या हो रहा है। अर्थात यह दुनिया कितनी विरक्त हो गई, सभी लोग अपने मार्ग से भटक गए हैं। इसीलिए देश के नौजवानों अब जनहित तथा देश कल्याण के लिए जाग जाओ। इसीलिए देश के नौजवानों जनहित और देश कल्याण के लिए जाग जाओ। जो कुछ पढ़ो तुम कार्य में भी साथ ही परिणित करो। जो भी पढ़ो, जो कुछ पढ़ो तुम कार्य में भी साथ ही परिणित करो। सब भक्तवर प्रहलाद की निम्नोक्ति को मन में धरो। सब भक्तवर प्रहलाद की निम्नोक्ति को मन में धरो। कौमार में ही भगवान धर्म चरण कर लेता है यहाँ। नर जन्म दुर्लभ और वह भी अधिक रहता है कहाँ। नर जन्म दुर्लभ और वह भी अधिक रहता है कहाँ। हे नौजवानों, तुम जो कुछ भी पुस्तक में पढ़ते हो उसे तुरंत ही कार्य में बदल डालो। जो कुछ भी पाठशाला में, जो कुछ भी विद्यालय में पढ़ते हो उसे कार्य में बदल डालो। अर्थात जो पढ़ रहे हो उसे अपने मन में ही मत रखो, बल्कि उसके अनुसार अपना काम करना शुरू कर दो। श्रेष्ठ भक्त प्रहलाद के नियमों और उनकी बातों को अपने अंदर धारण कर लो। श्रेष्ठ भक्त प्रहलाद की, विष्णुमूर्ति के भक्त प्रहलाद की बातों को अपने मन में धारण कर लो। भगवान द्वारा कही बातें को बाल्यावस्था में ही अपना धर्म समझकर उसका अनुसरण करो। भगवान द्वारा कही गई बातों को बाल्यावस्था में ही अपना धर्म समझकर उसकी अनुसरण करो। भगवान द्वारा कही बातों को अनुसरण करो। हमें मनुष्य जीवन बहुत ही कठिनाइयों से मिला है। यह जीवन अधिक समय तक टिका नहीं रह सकता है। अर्थात जो भी भगवान से संबंधित प्राप्तियां करती हैं, वे प्राप्तियां
इस जीवन में कर लो, क्योंकि वह जीवन दोबारा मिलने वाला नहीं। हे मनुष्य, अब तुम जो करना चाहते हैं अभी इस जीवन में कर लो, फिर दोबारा तुम्हें जन्म मिलने वाला नहीं। इसीलिए हे नवयुवकों, तुम कौमार अवस्था में हो, तुम यौवनावस्था में हो, तुम अभी अपना काम करना शुरू करो। दो पत असंयम, दो पत असंयम और संयम, दो पत असंयम और संयम है। तुम्हें अब सब कहीं पहला अशुभ है, दूसरा शुभ है, इसे भूलो नहीं। पर मन प्रथम की ओर ही तुमको झुकाएगा अभी। यदि तुम ना संभालोगे अभी तो फिर ना संभालेंगे कभी। यदि तुम ना संभालेंगे तो अब फिर भी कभी न संभालेंगे कभी। दो पथ असंयम और संयम है तुम्हें, कहीं पहला अशुभ है, दूसरा शुभ है, इसे भूलो नहीं। पर मन प्रथम की ओर ही तुमकी झुकाएगे कभी। यदि तुम ना संभालोगे अभी तो फिर कौन संभालेगा फिर ना संभलेगा कभी भी। कवि कहते हैं, कवि मैथिली शरण गुप्त जी कहते हैं कि अब तुम्हारे सामने दो ही रास्ते हैं। अब तुम्हारे सामने दो ही रास्ते हैं। या तो तुम अपने रास्ते से विचलित हो जाओ, या धैर्य धारण करके आप अपने सही मार्ग पर चलते रहो। अपने रास्ते से पीछा मुड़ो या धैर्य धारण करके सही रास्ते पर कितनी भी मुश्किलें आए सामने चलते जाओ। यह सब कुछ अब तुम ही पर निर्भर है। यह सब कुछ अब तुम ही पर निर्भर है। तुम्हें पता होना चाहिए कि पहला मार्ग हमारे लिए अशुभ का संकेत है। पहला मार्ग हमारे लिए अशुभ का संकेत है, तो दो राह नहीं, और दूसरा शुभ का संकेत है। दूसरा शुभ का संकेत है। अब इसे बुद्धिमानों से परखना तुम्हारा काम है। अब इसे बुद्धिमानों से परखना तुम्हारा काम है। तुम्हें इन दोनों रास्तों को नहीं भूलना चाहिए। तुम्हें इन दोनों रास्तों को नहीं भूलना चाहिए। परंतु तुम्हारा मन हमेशा तुम्हें पहले मार्ग की ओर ही जाने का संकेत देगा। अर्थात मनुष्य बुराइयों को जल्दी धारण करता है और अच्छाइयों को मार्ग पर चलने छोड़ देता है। मार्ग पर चलने के लिए समय लगता है। अगर तुम अभी अपने आप को नहीं संभाल पाते हो, अगर तुम अभी अपने आप को नहीं संभाल पाए तो जीवन में कभी नहीं संभाल पाओगे। जीवन में कभी नहीं संभाल पाओगे, क्योंकि एक बार बुराई धारण करने से मनुष्य अच्छाई का मार्ग भटक जाता है। एक बार बुराई धारण करने से मनुष्य अच्छाई का मार्ग भटक जाता है। इस कविता में मैथिली शरण गुप्त जी इस कविता में कहते संक्षिप्त रूप से अपने को समझाने की कोशिश करते हैं कि कवि देश के नौजवानों को आग्रह कर रहे हैं कि देश के कल्याण और जनहित के लिए अपने आप को तैयार करो। देश के कल्याण और जनहित के लिए अपने आप को तैयार करो। अगर तुम देश के कल्याण में सहयोग नहीं देगे तो यह देश पिछड़ा हो जाएगा।
प्रहलाद की तरह अपने मार्ग पर अटल और अड़ग रहो। भगवान से संबंधित ज्ञान भी इसी जन्म में ही ले लो, क्योंकि यह जन्म दोबारा मिलने वाला नहीं है। तुम्हारे सामने दो ही मार्ग हैं, एक बुराई का और एक दूसरा अच्छाई का मार्ग। अब यह तुम्हारे ऊपर निर्भर है कि तुमने कौन से मार्ग को अनुसरण करना है। याद रखना, मन बहुत ही चंचल है, यह कभी कभी रास्ते से भटका देता है, मानव को रास्ते से भटका देता है। यह मन हमेशा बुरा रास्ता पहले से दिखाता है, इसीलिए इन बातों को ध्यान कर लेना होगा कि सही रास्ता कौन सा है। अगर एक बार अपने रास्ते से विचलित हो गए तो कभी अपनी मंजिल तक नहीं पहुंच सकेंगे। इसका मतलब है, कवि मैथिली शरण गुप्त जी कहते हैं, हे विद्यार्थियों, एक लक्ष्य को अपने सामने रखकर उस लक्ष्य को पाने तक सीधी सच्ची धर्मबद्ध मार्ग की कोशिश करो, तुम उस लक्ष्य को पा सकते हो। कहते हैं कविवर मैथिली